नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम करंट क्विज कर रहे थे, जो कि जो आई दृष्टि मैगजीन है करंट अफेयर की, उस पर आधारित था। तो हम क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे थे और एक्सप्लेनेशन भी देख रहे थे साथ में, ठीक है। तो इसमें आपका ये अगला पार्ट है और बहुत सारे पार्ट आप कर चुके हैं, 4-5 पार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसमें आकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वगैरह शुरू करते हैं, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सके, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 24 से 25 अप्रैल के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन में संबोधित किया। मुख्य इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेसिलिएंट टुमारो, ठीक है। कुछ से रिलेटेड जीके देखते हैं। इसमें कितने देश हैं? 39 देश हैं और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2024 में किस संगठन ने जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज लॉन्च किया है? तो ये नाबार्ड ने लॉन्च किया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा किया गया था। उद्देश्य का था कि भारत की हरित परियोजनाओं के लिए कर्ज की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना। इससे कुछ रिलेटेड जीके देखते हैं नाबार्ड के बारे में। देश का यह शीर्ष ग्रामीण विकास बैंक है। स्थापना इसकी 1982 में होती है। मुख्यालय इसके मुंबई में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो KV साजी हैं। अप्रैल 2024 में समलैंगिक मामलों में किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो ये आपके राजीव गौबा है, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। समलैंगिक मामलों में 6 सदस्यीय समिति का गठन होता है 16 अप्रैल 2024 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ये तत्कालीन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में होता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? कि उद्देश्य सामुदायिक लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उसका समुचित हल निकालना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विचार करना है। अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया गया। तो हाँ, ये हुआ था। यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए शुरू की गई थी। नहीं, 80 वर्ष नहीं था, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपको आ जाएगा। आंसर इसका A है, ठीक है। अप्रैल 2024 में होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके तहत जो पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुविधा दी गई थी, ठीक है। 85 से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान करने की सुविधा प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो 85 प्लस के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो 40% डिसेबिलिटी है लोगों को दिव्यांगता में, उनके लिए ये सुविधाएँ मौजूद थी इस बार के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 सार्वजनिक क्षेत्र में किस उपक्रम में बालिका सशक्तिकरण मिशन के लिए नए संस्करण का शुभारंभ किया गया था? तो ये NTPC लिमिटेड द्वारा किया गया था, ठीक है। देखते हैं अभी। NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन करने वाली एक महारत कंपनी है। NTPC के प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक और जिम्मेदारी की पहल है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहल के अनुरूप ही किया गया था। उद्देश्य इसमें क्या था कि जो लड़कियों की क्षमता को बढ़ाना था और देकर लैंगिक असमानता को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्यों में से था। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2024 में निर्वाचन आयोग ने द्वारा किए गए टर्निंग 18 और यू और द वन नामक अनूठे अभियान के संबंध में विचार करना है। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाता करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना था। बिल्कुल सही है। यू आर द वन अभियान उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में सामने विभिन्न हितधारकों और अमूल्य योगदान को पहचानना था, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों सही था। देख लेते हैं इन दोनों की स्कीमें क्या थी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है अप्रैल 2024 में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ये। 18वीं जो लोकसभा है, युवाओं और शहरी मतदाताओं को भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास किया गया था। आयोग ने इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की। चुनाव का पर्व, देश का पर्व व्यापक थीम के तहत इसका शुभारंभ किया। टर्निंग 18 अभियान प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाता करने वाले व्यक्तियों को लक्ष्य करना था, टारगेट करना था। यू आर द वन अभियान के तहत निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 2024 कोची में संपन्न हुई। भारत ने 1883 में अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा।
ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 46वीं अंटार्कटिक दात्री बैठक 2024 संपन्न होती है। 20 से 30 मई के मध्य होती है। कहाँ पे होती है? तो कोची, केरल में होती है। किसके द्वारा किया गया है? यह राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार तथा अंटार्कटिक संधि सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। अंटार्कटिक संधि क्या है? हस्ताक्षरित कब हुआ था? ये तो 1959 में हुआ और लागू 1961 से लागू होता है। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कोची में हुई है। CEP के बारे में क्या देखते हैं थोड़ा बहुत। इसकी स्थापना 1991 में अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल, मैट्रियो प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जीके देख लेते हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र 1983 में स्थापित कहाँ किया गया था? तो दक्षिणी गंगोत्री है, वहाँ पे किया गया था, ग्लेशियर में। वर्तमान में भारत में 2 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। उनके नाम क्या है? एक का मैत्री है और दूसरा का भारती है। मैत्री आपका 1889 में शुरू किया गया था और जो भारती है आपका 2012 में लेटेस्ट का है जो चालू किया गया था। ये अंटार्कटिक जो पोल है वहाँ पे शुरू किया था रिसर्च के लिए। यहाँ पे इस चीज़ों को सब अपने अलग अलग देशों ने अपना अपना स्टेशन स्थापित कर रखा है। ठीक है, तो वही ये बताया गया है यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु जारी अधिसूचना के निम्न कथनों पर विचार करना है। मार्च 2024 में रक्षा उत्पादन गुणवत्ता को अनुसार आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया और पर्यवेक्षणों की गति को बढ़ाना है तथा निर्णय लेने के में विभिन्न स्तरों पर होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है। ठीक है, तो दोनों सही है आपका। गुरुत्व आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना कब होता है? 28 मार्च 2024 को। अधिसूचना जारी करता कौन है? रक्षा उत्पादन विभाग। उद्देश्य क्या है कि गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और परीक्षणों की गति को बढ़ाना है तथा निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कुछ जीके देख लेते हैं इससे रिलेटेड। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय किसके रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के। अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक 12 निदेशालयों में किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2021-22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे। बिल्कुल सही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो से सम्मानित किया गया था। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य उनकी यह यात्रा भारत सरकार के पड़ोसी प्रथम की नीति पर आधारित है। इस यात्रा के दौरान वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिम्मे सिंगे वांगचुक से भी मुलाकात किया है। साथ ही उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोंगबे के साथ मुलाकात की एवं बातचीत की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें भूटान के प्रधानमंत्री साथ थिम्पू में भारत की सहायता से सदस्य बनाए गए ज्ञात सुलेन जेस्टन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन भी वहाँ पे किया इन्होंने। वर्ष 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोम्बे भारत के आधिकारिक यात्रा पर है। जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री के बाद उनकी यह पहली भारतीय विदेश यात्रा थी। तो बिल्कुल ये दोनों आपका सही है। ठीक है, सेरिंग तोम्बो भूटान के प्रधानमंत्री चर्चा में ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आधिकारिक यात्रा पर रहे जनवरी 2024 में बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा थी, विदेश यात्रा थी पहली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। उन्होंने मुंबई के दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता पर मुद्दों पर भी बातचीत हुई। कुछ जीके देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? 1967 में हुए। इससे पूर्व भूटान के साथ भारतीय संबंधों की देखरेख में हमारे राजनीतिक अधिकारी द्वारा यह सिक्किम में किया जाता है। ठीक है,
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में बुनियादी रूपरेखा वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री सहयोग संधि, जिसे नवीकृत किया गया है, ठीक है, वर्ष 2007 में। भारत भूटान व्यापार वाणिज्यिक करार पर पहली बार हस्ताक्षर कब हुए थे? 1972 में होता है, जिसे पिछली बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था, 2016 में किया गया था। 16 मार्च 2024 को देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ हुआ? 16 मार्च 2024 को। यह संयंत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में, ठीक है। इस संयंत्र की स्थापना 3 AFR ऑयल पाम द्वारा किया गया। इस संयंत्र में वर्चुअली उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा 9 मार्च 2024 को। यह संयंत्र फैक्ट्री है अरुणाचल प्रदेश पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है और NMIOOP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है, ठीक है। 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई वाहन नीति के संबंधों में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो आपका जो सही नहीं है वो ये है, कंपनी द्वारा दी गई निवेश प्रतिबद्धता को सीमा शुल्क से छूट के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। हमने ये 3 नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन में ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे वीडियो बड़ी होने से बचेगी और आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। तो ई वाहन क्या है? 15 मार्च 2024 स्वीकृत कुछ केंद्र सरकार के द्वारा होता है। उद्देश्य इसका यह है कि जो भारत के को ई वाहनों के निर्माण में गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस नीति तैयार किया गया था वैश्विक प्रतिष्ठा EV निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र के निवेश आकर्षित करने हेतु। नीति की मुख्य विशेषता क्या है? अनिवार्यतम न्यूनतम निवेश 4150 करोड़ रुपए, लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले है, बराबर है। अधिकतम निवेश इसमें कोई नहीं है, ये कितना भी कर सकते हैं। विनिर्माण के लिए यह समय सीमा भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने हेतु 3 वर्ष या ई वाहनों को वाणिज्यिक स्थान का शुभारंभ अधिकतम 5 वर्ष 50% घरेलू मूल्यवर्धक तक पहुंचने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 14 मार्च 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयोग द्वारा संजय कोठारी इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे, तो नहीं ये नहीं थे, ठीक है। बाकी आपका पहला आंसर को सही है, यहाँ पे आंसर ये दे रखा है, अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है। 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? पूर्व राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद थे वो थे, ठीक है। समिति के सदस्य शामिल कौन कौन थे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इतना कोई पूछने वाला एग्जाम में है नहीं, बाकी आपको पढ़ना है तो PDF से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। समिति के कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉक्टर नितेश चंद्रा समिति के सचिव थे। इसमें समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थे, सिफारिशें आप ध्यान में देंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं है। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। पहली चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए चुनाव को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने के 100 दिन के भीतर में करना है। तीनों स्तरों के चुनाव में उपयोग के लिए एक मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र एपिक होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसमें वो दिया हुआ था। 14 मार्च 2024 को भारत और सिंगापुर के मध्य किस क्षेत्र को सहयोग संगठन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ? तो ये विधि एवं विवाद समाधान पे समझौता ज्ञापन हुआ था, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत सिंगापुर के मध्य समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कब हुआ? 14 मार्च 2024 को। यह समझौता ज्ञापन संबंधित किससे है? विधि एवं विवाद समाधान क्षेत्र के सहयोग से है, ठीक है। यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान, संबंधित देशों की मजबूती, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना और समझौता ज्ञापन के लिए कार्यान्वयन की निगरानी हेतु संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना, संबंधित मामलों जिससे साझा हित के लिए सहयोग करना संबंधित है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 मार्च 2024 को मध्य सबसे बड़ा आध्यात्मिक सभा वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन देहरादून में किया गया था। इसका मुख्य थीम क्या था? इनर पीस ऑफ द वर्ल्ड पीस है, ठीक है। तो इसमें आपका ये दोनों ही गलत है, अभी देखते हैं क्यों गलत है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक सभाओं में से एक है ये, 14 से 17 मार्च के मध्य होता है 2024 में। कहाँ सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कान्हा शांति वन हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा हैदराबाद में अवस्थित है।
किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस द्वारा किया गया। सेम इसकी थी इनर पीस ऑफ द वर्ल्ड पीस। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, ये आपका जो दूसरा वाला है ना, ये सही है। ठीक है, हाँ ये सही, हाँ बी है, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। आपका ये दूसरा नहीं है, बाकी पहला आपका गलत है। आप देख लें क्यों गलत है यहाँ पे। ठीक है, हैदराबाद में 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल दिल्ली मेट्रो चरण 4 की परियोजनाओं के गलियारों द्वारा लाजपत नगर के साकेत, जी ब्लॉक और इंद्रलोक के इंद्रप्रस्थ को मंजूरी प्रदान की गई। इन दोनों गलियारों की कुल परियोजना की लागत कितनी है? तो ये 8,399 करोड़ रुपये है। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आगे नहीं, बाकी आप पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके या PDF से लेके पढ़ेंगे। ठीक है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल पहल के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें सही नहीं पूछा है, तो आपका जो ये डी है। इस पहल के हिस्से के रूप में 400 आकांक्षी ब्लॉकों को स्वदेशी से स्थानीय उत्पादकों आकांक्षा के तहत मानचित्रित समेकित किया गया है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ये आपके सही है, एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। वोकल फॉर लोकल पहल या नीति आयोग के द्वारा किया गया था 13 मार्च 2024 को। नीति आयोग द्वारा CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसका लॉन्च किया, यह शुरू किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किया गया। उद्देश्य का है कि जो आकांक्षी ब्लॉक है कि आबादी के बीच आत्मनिर्भर की भावना को प्रेरित करना, उन्हें सतत विकास और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस पहल के हिस्से के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों स्वदेशी स्थानीय उत्पादों आकांक्षा के तहत मानचित्रित और समेकित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की समाचार साझाकरण PB साहब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। प्रसार भारती और प्रसार की साझा ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म को मीडिया प्रदेश ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो अन्य प्रारूपों को दैनिक समाचार फील्ड प्रदान करने हेतु डिजाइन भी किया गया है, तो आपका दोनों सही है। ठीक है, प्रभारी भारती PW साहब सेवा 13 मार्च 2024 को होता है, नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय PB साहब प्लेटफॉर्म के मीडिया प्रदेशों से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो अन्य प्रारूपों में समाचार फील्ड प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। PB साहब पूर्ण प्रसार भारती साहब ऑडियो प्रसारण विजुअल ब्रॉडकास्ट एंड डिस्मिनेशन ऑफ द पेप्स प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो का विजुअल प्रदान करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब शहर से थोड़ा दूर हूँ और यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन के बाद फिर से हम बैक पे आ जाएंगे जैसे हम कर रहे थे पहले, क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो वीडियो थोड़ी कम आएंगी बट थोड़ी कम आएंगी, हो सकता है एक वीडियो है, क्या पता, एक दिन में, तो 2-4 दिन की बात है। उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू पुराने ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, BPSC का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर के लिए, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट जरूरी है, उनको भी करना है, बट इमरजेंसी के कारण मुझे नहीं आना पड़ा। कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, कौन सा विकल्प से शामिल नहीं है? तो जो अहमदाबाद और जामनगर, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ आप देख सकते हैं 10 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की, कहाँ से लिखा हुआ है। विस्तार हेतु जो झंडी दिखाई 4 वंदे भारत ट्रेनों को। ठीक है, विशेषता इसमें ये, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के दहेज इथेन में प्रोपेन हैंडलिंग सुविधाओं सहित पेट्रोनेट LG के पेट्रो रसायन परिसर की आधारशिला भी इसमें रखा है उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरम आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये साबरमती ने किया। कोचरम आश्रम का उद्घाटन आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च 2024 को। कहाँ रखी गई? साबरमती आश्रम कोचरम, जो कि गुजरात में है। गांधीनगर आश्रम स्मारक मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। ठीक है, कुछ जीके देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी का पहला आश्रम कब स्थापित किया गया था? तो 1915 में कोचरम आश्रम स्थापन किया गया था। वर्तमान समय में
इसे एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरचित किया गया है। गुजरात विद्यापीठ के द्वारा किया गया है। हृदय कुंज था क्या था? गांधी जी का निवास स्थान था। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये ध्यान रखेंगे कि हृदय कुंज क्या है, तो ये गांधी जी का निवास स्थान था। ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहीं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक। इस यात्रा के दौरान उन्हें मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित भी किया गया। तो आपका ये दोनों सही हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आज की यात्रा थी कब थी? 11 से 13 मार्च के बीच। किसके द्वारा? मॉरिशस सरकार द्वारा निमंत्रण 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया। वर्ष 2000 के बाद मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली यह छठी भारतीय राष्ट्रपति हैं। इस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना फास्ट ट्रेनिंग स्क्वाड के 2 जहाज INS तीर और CGA सारथी ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ के साथ द्विपक्षीय बात भी की। ठीक है, तो हम वीडियो को भी यहीं रेवअप करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन हूँ और तो फिर यहाँ नेटवर्क की इशू है, तो समझ सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, तो हम वीडियो यहाँ पे रेवअप करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।